हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट 3 का पार्ट 2। जी हाँ साथियों, हमने पार्ट 1 में कुछ सारे प्रेजेंटेशन बताए थे। प्रेजेंटेशन के टाइप क्या क्या होते हैं और ऑडियंस का या फिर कहें हम बोले कौन कौन से मोड होते हैं प्रेजेंटेशन के, और स्टूडेंट प्रेजेंटेशन या फिर कहें स्टूडेंट स्टूडेंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, सारी चीज़ बात की थी। थोड़ा सा आप जाएंगे बैक वीडियो तो उसको समझ पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 2। तो यहाँ पर साथियों कुछ पब्लिक प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग की बात करेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले अभी चौथा पाँचवा यूनिट आपको जल्द से जल्द मैं तैयारी कर रहा हूँ पहुँच जाए। और आप सब्सक्राइब किए रहेंगे चैनल को, तभी आप तक आसानी से पहुँच पाएंगे। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों को मत भूलिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग कितना इंपॉर्टेंट है और क्या होता है, उसको साथ साथ ही बात करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ से हम ऑडियंस को अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं एक लार्ज ऑडियंस से। तो ये समझिएगा, ये हमारी होती है पब्लिक स्पीकिंग। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक लार्ज ऑडियंस सामने हम यहाँ पे बात करते हैं, अपने शेयर आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमारे स्कूल या कॉलेज हो गया या फिर कोई वर्क प्लेस हो गया, या तो जहाँ पे कोई सोसाइटी है उसको हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे लार्ज ऑडियंस होता है, तो उसको हम पब्लिक स्पीकिंग के रूप में कंसिडर करते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो द बेनिफिट्स ऑफ नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट टू एन ऑडियंस इंक्लूड शार्पनिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। जब हम किसी कम्युनिकेशन से अब बड़े ऑडियंस से बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ स्किल्स इंप्रूव करने का एक मौका मिलता है, और वो हमसे उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जैसे हो जाती है। एक स्किल होती है क्रिटिकल थिंकिंग। एट द मोमेंट हम कैसे लोगों को बिहेव करें या फिर उनका आंसर कैसे करें, तो ये हमको इस मामले में हमारा ये स्किल इंप्रूव होती है। और वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारी इंप्रूव होती है। तो ये हमारा एक बेनिफिट होता है जब हम कैसे कम्युनिकेट करें, अगर हम ये जानते हैं तो। और पब्लिक स्पीकिंग हेल्प टू इन्फॉर्म, जैसे यहाँ पे लिसनर को क्या करना है, इन्फॉर्म या फिर इन्फ्लुएंस करने या फिर उनको एंटरटेन करने में एक बहुत ही सहायता होता है, उसमें हम सहायता कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग उसमें सहायता करती है। और यहाँ ट्रेडिशनली क्या है, मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग वाज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ परsuasion। मतलब कि लोगों को एक बात पर, ये कला है, लोगों को कैसे अपनी बातों पर ले आएँ, उनका आइडिया थिंकिंग कैसे चेंज करें और अपनी बात की ओर उनका रुख मोड़ें। तो यहाँ पे कुछ पब्लिक स्पीकिंग का ये थोड़ा सा पार्ट्स हो जाता है, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। अब बात करें यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स हैं या फिर नुआंस कौन कौन से हैं, नुआंसेस। तो यहाँ मैं बात कर चुका हूँ पहले ही पिछले पार्ट में, जैसे मेमोराइजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सटेम्पोरेनियस और यहाँ पे इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। ये साथियों मैंने पिछले पार्ट में बात कर चुका हूँ डिटेल में, तो आप इसको वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। यूनिट 3 का पार्ट 1 वीडियो आप दे सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आप चलते हैं आगे। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम अपने स्पीकिंग को, अपने स्पीच को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं, उसको मैं बात करना चाहूँगा। पहले आप रिमेंबर योर स्पीकिंग गोल, मतलब कि आपने जो आप किस गोल को लेकर के, किस आपका गोल क्या है, कौन सा एम है, आप क्या चीज़ें शेयर करने वाले ऑडियंस को, उसको हमेशा याद रखिएगा और उस टॉपिक को, उसी टॉपिक पर बने रहिएगा, इधर उधर भटकने को नहीं है। सेकंड है हमारा इंटरटेन द ऑडियंस विथ स्टोरीज। तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को इंटरेक्ट रखने के लिए अपने बीच में, तो उनको क्या करना है, बीच बीच में स्टोरी भी सुना सकते हैं और उससे उनका इंटरटेन, उनका मनोरंजन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देना मत भूलिएगा, एक दो एग्जाम्पल रहेंगे तो उनको और अच्छा लगता है, और वो जो आप बात कर रहे हैं उसको अच्छे से वो समझ जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और आप प्रेजेंटेशन टूल यूज कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन है, कुछ ऑडियो विजुअल उनको दिखा सकते हैं आप। और यहाँ बात आती है टेल द ऑडियंस एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू गेन। उनको पहले बताइए, उनको समझा दीजिए कि आप इस प्रेजेंटेशन में आपको क्या मिलने वाला है, जो मैं स्पीच देने वाला हूँ आपको क्या मिलेगा, उनको समझाते हुए चलिए बढ़ेंगे, तो उनका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। और आप गेस्चर, मेंटेन आई कांटेक्ट, आप आई कांटेक्ट बना रख सकते हैं, बीच में आप उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका मटेरियल है उसको हमेशा क्लियर वे में प्रेजेंट करिए, कोई यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। और आप यहाँ पे बोल सकते हैं उनके कस्टमर, जो हमारी ऑडियंस है या फिर जो हमारे लिसनर्स हैं, रीडर्स हैं, उनको हम इमोशन के साथ भी अपने रिटेंशन बना सकते हैं, उनको अपने साथ उनका इंटरेस्ट बनाए रख सकते हैं। और बीच बीच में उनको हंसाते रहें, और तब भी ताकि वो इंटरेक्ट होते रहें। तो मतलब पब्लिक स्पीकिंग का क्या है कि उनको होल द प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग द होल प्रेजेंटेशन आपको उनको इंटरेक्ट करना है, उनको इंटरेस्ट बनाए रखना है। ये साथियों ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक्स हो जाती हैं जो आपको याद रखने हैं, और आपके अंदर रहेगा तो आप ऑटोमेटिक वो निकल के आएगा।
अब बात आती है साथियों क्लैरिटी ऑफ सब्सटेंस इन पब्लिक स्पीकिंग, मतलब कि हम जो मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी कैसे हो, हम इसको क्लियर वे में कैसे प्रेजेंट कर पाएँ, उसको हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो जाती है क्लैरिटी मीन्स क्लियरनेस, जैसे मतलब कि हम जो मटेरियल है वो बिल्कुल क्लियर हो, उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो एक स्पीकर क्या होना चाहिए, ये समझना चाहिए, ए स्पीकर्स मीनिंग मस्ट बी इमीडिएटली अंडरस्टैंडेबल, इट मस्ट बी सो क्लियर दैट देयर इज प्रैक्टिकली नो चांस टू मिसअंडरस्टैंडिंग। तो साथियों आप एक साथ ऐसा नहीं कि आप एक सेंटेंस बोले फिर उनसे पूछ रहे हैं कि ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया, फिर दूसरा सेंटेंस बोले फिर पूछ रहे हैं उनके समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस होना चाहिए कि जो लिसनर्स हैं उनको तुरंत समझ में आ जाए और उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं आप ऐसे वर्ड यूज करिए, क्योंकि जस्ट उनके आपका वॉइस डिलीवर किया उनको जस्ट 1 सेकंड लगता है, फिर आप दूसरा वर्ड बोल देते हैं, दूसरा सेंटेंस जाते हैं, कुछ सेकंड का अंतर होता है, तो उतने देर में वो समझ पाए, उनका माइंड प्रोसेस हो जाए, वो वर्ड को आप जानते हो, ऐसा वर्ड यूज करिए और ऐसा क्लियर रहे। तो ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर बोला गया कि अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा क्या क्या लैक हो, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी क्लैरिटी को डाउन कर सकती हैं। तो यहाँ पे यदि आप ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं या फिर ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं तभी वहाँ पे आपकी क्लैरिटी कम हो सकती है। और ये आप क्या करते हैं, डज नॉट आर्टिकुलेट द वर्ड्स प्रॉपरली, आप जो वर्ड को बोल रहे हैं उसको आप बोल तो हैं, आप सही से बोल रहे हैं लेकिन सही से माइक तक या फिर सही से आपके माउथ तक आ नहीं पा रही सारी वर्ड्स आर्टिकुलेट के साथ। एक एक वर्ड एक एक टोन क्या होता है, किस प्रकार से कौन से वर्ड कहाँ से बोलने हैं, वो सारी चीज़ आपको अगर आप सही से नहीं बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएट सही से नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे उसकी क्लैरिटी में कमी हो सकती है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। प्रोनाउंस इनकरेक्टली और डज नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, आप वहाँ पे जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के कारण ही कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जैसे रॉन्ग वर्ड्स हैं उनको आपको एम्फसाइज करना है, और यहाँ पे जो एम्फसाइज नहीं करना है रॉन्ग वर्ड को, या फिर ऐसे वर्ड हैं जिनको आपको यूज नहीं करना, उनको यूज नहीं करना चाहिए जो वहाँ पे उचित ना हो। तो यहाँ पे आगे बात चलते हैं, डज नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, यदि आपके पास जो मटेरियल है वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उससे अवॉइड होना चाहिए ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन वो क्लियर हो पाए। यूजेज टू मैनी अनफेमिलियर वर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स मत यूज करिए जो अनफेमिलियर हैं, ऑडियंस नहीं जानती या तो फिर आप ही नहीं जानते, या फिर उसका बोलने के बाद उसको आपको मतलब समझाना पड़े कि इस वर्ड का मतलब ये है, तो ऐसे वर्ड नहीं यूज करना है, इससे आपका जो स्पीच है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इतने सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसके कारण आपका जो स्पीच होता है वो क्लैरिटी को नहीं पाता, क्लियर नहीं हो पाता। और यहाँ पे कुछ एक टॉपिक और जाता है, ह्यूमर इन पब्लिक स्पीकिंग। मतलब साथियों बीच में हम जो इंटरटेन करते हैं, उन चेहरे पर स्माइल आ जाती है, कभी ऐसे बातें बोलते हैं जबकि वो हंसने लगे, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है पब्लिक स्पीकिंग में, या कि फिर क्यों जरूरी है। तो यहाँ भी बोला गया कि ह्यूमर इज वन ऑफ द की कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द पब्लिक स्पीकर, जो पब्लिक स्पीकर है उनका एक कम्युनिकेशन स्किल का एक की है। कैसे यहाँ पे क्या होता है, किस प्रकार से यूज किया जा सकता है उसको हम समझते हैं। इससे क्या होता है कि जो एक रूम मान लीजिए यहाँ पे जो पब्लिक है उसमें क्या होता है कि एनर्जी इंजेक्ट हो जाती है, वो तुरंत एनर्जेटिक हो जाते हैं, और आप उनका जो अटेंशन है, जो उनका ध्यान है, उनको इकट्ठा कर सकते हैं, अपने और एकत्रित कर सकते हैं। इससे जो पीपल हैं वो क्या हो जाएंगे, अटेंड हो जाएंगे, वो ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे। और यहाँ पे आप कुछ भी और भी यहाँ पे इंटरपर्सनल, मतलब कि आप एक अंदर से होता है कि यदि आप एक बार पब्लिक के साथ स्माइल कर लिए, हंसा दिए, तो आपके साथ एक कनेक्ट हो जाता है आसानी से, वो भी समझ जाते हैं कि स्पीकर कोई और नहीं है, हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं, वो हम उनसे आराम से बात कर सकते हैं। और आपकी स्पीच क्या होती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आप बात करें तो यहाँ पे उनको जो स्पीकर्स क्या करते हैं, जो ऑडियंस को एक परसुएड अपने विचार विमर्श करने में एबल हो जाते हैं, और वो भी साथ साथ एक प्रसन्नतापूर्वक, ना कि उनको फोर्स करते हैं, प्रसन्न होकर के ऑडियंस क्या होती है, आपकी बात को सुनती है, आपके विचार पर सहमत होती है, आपके आइडिया को सहमत एग्री होती है। और इसमें क्या होता है, आप उसके साथ एक पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो ह्यूमर्स होते हैं, आपको जो हम हंसाते हैं, कभी आप देखते हैं पब्लिक कई स्पीकर होते हैं हमेशा हंसाते हुए बातों को आगे रखते होते हैं, स्माइल करते रहते हैं, बीच में जोक कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसी कारण होती हैं, ताकि वो इस सभी चीज़ों को एक प्रकार से मेंटेन कर पाएँ अपने प्रेजेंटेशन के दौरान। अब बात आते हैं इमोशन इन पब्लिक स्पीकिंग। कौन कौन से इमोशंस हैं पब्लिक स्पीकिंग में जो आपको हेल्प करेंगी, या किस प्रकार से हेल्प करती हैं, उसको ध्यान देना है। यहाँ पे इमोशंस मैटर व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं तभी इमोशन मैटर करता है। शोइंग द इमोशंस मेक अ स्पीकर एबल टू कनेक्ट हिमसेल्फ विद द ऑडियंस, इससे क्या होगा, एक स्पीकर अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाता है, अपने कनेक्ट में होता है। आप मेक मोर रिसेप्टिव, इससे क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो आपको अधिक ध्यान से और आपके बातों को ज़्यादा आसानी तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव कर पाते हैं, एबल हो जाते हैं वो। और यहाँ पे ऑडियंस फील द हार्ट ऑफ द स्पीकर,
और जो स्पीकर आपका दिल क्या है, आपका इमोशन है, आप किस भाव से उसको बोल रहे हैं, वो ऑडियंस फील कर पाता है। इंथुजियाज्म एंड हाई अर्नेस्टनेस पेनिट्रेट द हार्ट ऑफ द ऑडियंस बाय ओवरवेलमिंग द ट्रांसफॉर्मिंग देम। उनको बिना बोर किए, बिना कुछ किए आप उनके हार्ट तक पहुंच सकते हैं, और आपका ऑडियंस क्या है, एनर्जेटिक हो सकता है, और आपका ऑडियंस क्या हो जाएगा, ऑडियंस आपकी इंगेज रहती है यदि आपके इमोशंस के साथ। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देनी है जब भी आप यहाँ पब्लिक स्पीकिंग करें। आगे हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे ओवरकमिंग स्टेज फियर। हाँ साथियों, स्टेज फियर क्या होता है हमारे साथियों, जब आप पहली बार बोलते हैं, कहीं पे स्पीच देते हैं, तो आपको डर लगा होता है पब्लिक स्पीकिंग में, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टेज फियर। तो उसको हम कैसे दूर करें वो आप बात करते हैं थोड़ा सा। पहले क्या होती है इसको समझ लें। द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड स्टेज फियर। पब्लिक स्पीकिंग में कुछ बोल रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, या फिर परफॉर्मेंस जो है उसमें जो डर होता है परफॉर्मेंस देने में, उसको बोलते हैं स्टेज फियर। इसको हम कभी कभी स्टेज फ्राइड भी बोलते हैं। क्या, स्टेज फ्राइड, क्योंकि ये स्टेज से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे स्टेज फ्राइड में भी काज नर्वसनेस एंड स्पॉइल द इंटायर प्रेजेंटेशन। आपको नर्वस कर सकती है और पूरे प्रेजेंटेशन को आप क्या कर सकता है, अनइफेक्टिव बना सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको स्टेज फियर को ओवरकम, उसको दूर करना आना चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, आप इसको कैसे अपने स्टेज फियर को दूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोला गया, पहले आपको अपने आप को अपने से और अपने डर से फोकस को शिफ्ट करके, कहाँ आपका पर्पज़ क्या बोलने पर, उस पर आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर ऑडियंस पर अपने फोकस को शिफ्ट करिए, न कि अपने आप पर, ना ही अपने डर पर। अपने उस दोनों किस पे शिफ्ट करना है, अपने पर्पज़ पर। जो आपका पर्पज़ है बोलने पर, उसको सोचिए, और अपने ऑडियंस की ओर, अपने ऑडियंस को वैल्यू दीजिए। आप आराम से थोड़ा सा आपका स्टेज फियर कम हो सकता है। स्टॉप स्केयरिंग योरसेल्फ विथ थॉट्स ऑफ फेलियर। थॉट्स ऑफ फेलियर मतलब कि जो आपके खुद के विचार हैं, उसको आप न डरा पाएँ, वो आपको न डरा पाए, उसको आप थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए। क्योंकि कभी कभी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं हमारे अंदर ही कि वो ऐसे हमको फील करवाते हैं कि हम यहाँ पे स्पीच नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ पे ये मैटर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उसको हमको यहाँ पे रोकना है, खुद से रोकना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, स्टेज पर सिर्फ आप पर डिपेंड करती हैं, आप किस प्रकार से कॉन्फिडेंट हैं। तो यहाँ बोला गया कि रिफ्यूज द टू थिंक थॉट्स दैट क्रिएट सेल्फ डाउट एंड लो कॉन्फिडेंस। वही चीज़ है कि ऐसे थॉट्स को, ऐसे विचार को रोकिए जो आपके सेल्फ डाउट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके कॉन्फिडेंस को लो कर पाएँ। यहाँ पे आप कह सकते हैं अपने आप को रिलैक्स और काम करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपने बॉडी को। जैसे आप क्या कर सकते हैं, एक लंबी सांस जिसको बोलते हैं ले सकते हैं, उसका एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन भी टाइम पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको स्टेज पे करना है, नहीं, अब डेली इसको रूटीन में लाइए, ताकि आप जब पब्लिक स्पीकिंग पे जाएँ, कहीं पब्लिक बोलें, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ये हेल्प करेंगी। न कि आप, ऐसा नहीं है कि आप स्टेज पे जाएँ वहाँ पे योगा करने लगें, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पे हाँ एक बार सांस लेने वाली एक्सरसाइज अपना सकते हैं, थोड़ा कुछ देर में आप लंबी सांस लें, अपने आप को मेडिटेशन कर पाएंगे, लेकिन आप वहाँ योगा तो नहीं कर सकते। तो ये आपको डेली लाइफ में इसको डालना है, ताकि आप अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर पाएँ। और यहाँ पे आपको जो ईटिंग जो है, आपका ईटिंग बिहेवियर है, उसको भी थोड़ा ध्यान देना है। आपको यहाँ पे कैफीन, शुगर, एल्कोहल को अवॉइड करना है। आपका यहाँ जो लाइफ स्टाइल हेल्दी लाइफ, आप यदि आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी है और हैबिट भी हेल्दी है, तो आप आसानी से पब्लिक स्पीकिंग आपका इफेक्टिव हो सकता है, और हो भी जाएगा। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशन। आपको आप समझ लीजिए अगर हम कहना क्या चाहते हैं, आपको उन सिचुएशन पर आपको ये फोकस करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, और आप किस प्रकार से एक चैलेंजिंग सिचुएशन, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उसको कैसे हैंडल कर पाएंगे। अपने सक्सेस को देखिए, आप कहाँ पे अच्छे पब्लिक स्पीकिंग किए थे, कहाँ पे आपका एफर्ट अच्छा गया था, या फिर आपके कौन चीज़ें अच्छे कर पाए थे, आपका जो अचीवमेंट है लास्ट में, उसको थोड़ा सा आप जब विजुलाइज करेंगे ना, तो आप कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा। अपने मटेरियल को एडवांस में ही प्रिपेयर कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा तेज़ बोलने की कोशिश करिए, रीड इट अलाउड, ताकि आपका जो आर्टिकुलेशन है वो अच्छे आसानी से हो पाए, और आसानी से आपके वर्ड निकल पाएँ, आपके माउथ से डिलीवर हो पाएँ। आपको हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है, और हमेशा वार्म एंड मेक योर आई कंटेक्ट। आपको हमेशा आई कंटेक्ट बनाए रखना है, और बी नेचुरल, बी योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे बनावटी रूप से आप प्रेजेंट करें, आप जो हैं वही आपको अपना व्यक्त करना है। आपको वही जो अपना बिहेवियर है, वही के रूप में आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप बोले नहीं मैं ऐसा हूँ, आप प्रोफेशनल हैं, आप वहाँ पे जाकर कैजुअल मीटिंग नहीं दे सकते, कैजुअल पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाए। यदि आपका लाइफ स्टाइल प्रोफेशनल है तो आप इस प्रकार से समझिएगा, आप जो हैं वही उसी में आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए। आप ज़रूर आपका स्पीकर जो स्पीकिंग है वो इफेक्टिव होगा। अब बात करते हैं साथ यहाँ पे ऑडियंस एनालिसिस की। ये क्या होता है?
ऑडियंस तो आप जानते हैं, मैंने कई बार ये वर्ड यूज किया। मैं तो जब से शुरू से कम्युनिकेशन की बात करूँ तो ऑडियंस की हमेशा बात करता हूँ। ऑडियंस एनालिसिस अब क्या आ गया, ये कैसा है, इसको ये समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हम जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे लोग हैं जिनको हम स्पीच देने वाले हैं, उनका हम इंटरेस्ट और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका एटीट्यूड, उनका नज़रिया क्या है, उनका विश्वास क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक एक जाकर पूछेंगे, नहीं, उसका पहले थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। आप कुछ डाटा होंगे कि आप किस लोकेशन पर जाकर के अपना स्पीच डिलीवर करने वाले हैं, वो एजुकेशन और कॉलेज है या फिर सोसाइटी है या फिर कुछ रूरल एरिया है, वो आप समझ जाएंगे। उस पर से आपको कुछ कॉमन बिहेवियर होता है, आप उसको समझ सकते हैं। तो ऑडियंस इज नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंडिविजुअल का कुछ एक लोगों का ग्रुप होता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कलेक्टिव पर्सनालिटी ऑफ इट्स ओन, इसका कुछ पर्सनालिटी होती है, क्योंकि आप एक ऐसे लोकेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जितने लोग हैं उनका एक कॉमन बिहेवियर होगा, एक कॉमन बिलीव्स भी हो सकता है, उनका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको आपको रीड करना है। और यहाँ पे जब ये आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल कराने में ऑडियंस का ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए ऑडियंस को समझना जरूरी है। आप किस प्रकार से ऑडियंस को रिटेन कर पाएंगे ड्यूरिंग द होल प्रेजेंटेशन। द स्पीकर शुड डिजाइन द प्रेजेंटेशन आफ्टर डूइंग ए प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस द ऑडियंस। अब साथियों यहाँ पे क्या होता है, यदि मान लीजिए मैं यहाँ पे, अब मुझे पता होता कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं इस इंग्लिश में आपको इंग्लिश में ये राइट डाउन करूँ तो इसका कोई इफेक्ट नहीं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। मुझे पता है कि आप इंग्लिश समझ पाएंगे और मैं स्पीच कर रहा हूँ, डिलीवर कर उसको समझ पाएंगे, तब मैं कर पा रहा हूँ। ये क्यों है, मैं थोड़ा सा आपको रिसर्च किया, मुझे पता है कि हमारे स्टूडेंट इस प्रकार से हैं। तो यदि आप यहाँ पे ऑडियंस को यदि आप ऑडियंस को एनालाइज करते हैं और प्रॉपर रिसर्च करते हैं, तो आपका जो आप उसी हिसाब से अपने प्रेजेंटेशन को डिजाइन कर पाएंगे और एक स्पीकर अपने ये हेल्प मिलेगी आपको प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने में या फिर उसको प्रिपेयर करने में। तो यहाँ पे आप इसमें क्या क्या दे सकते हैं, उसका एज ग्रुप क्या है, लोकेशन क्या है, जेंडर क्या है, साइज ऑफ ऑडियंस कितनी है, उनका इमोशनल बैकग्राउंड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, इनकम क्या है, रिलीजन क्या है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे एनालाइज करनी पड़ती हैं या फिर एनालाइज करके अपने ऑडियंस को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आता है ऑडियंस एनालिसिस। अब यहाँ पे आता है रिटेंशन ऑफ ऑडियंस इंटरेस्ट और ऑडियंस पार्टिसिपेशन। साथियों सभी चीज़ें वही है, वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा कि वो कुल मिलाकर के ऑडियंस, क्योंकि हम लोगों से बात करें तो हमको उनको अपने तरफ से इंगेज रखना है और उनका इंटरेस्ट हमारी तरफ होना चाहिए। जो सारी चीज़ें आइडियाज़ वही है, बस मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ। आप बोर भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब बार बार इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद आएगा। तो यहाँ पे बोला कि इट कैन बी डिफिकल्ट टू होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन फॉर द इंटायर प्रेजेंटेशन। हाँ, ये हो सकता है कि आप पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान अपने ऑडियंस का जो ध्यान अपनी तरफ नहीं रख सकते, लेकिन अब क्या होगा, यदि नहीं रख पा रहे हैं तो क्या होगा, अगर पूरी प्रेजेंटेशन है तो वो उनको सुला भी सकती है। इस प्रकार से कुछ टिप्स यूज कर सकते हैं ताकि उनका जो है इंटरेस्ट आप तक बना रहे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रेजेंटेशन में विजुअल दिखा सकते हैं, फोटोग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो ऐड कर सकते हैं, पीपीटी को बुलेट पॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा, जैसे मैं यहाँ पे ये भी ज़्यादा है जो मैं यहाँ पे राइट डाउन किया, ये भी ज़्यादा है, हो सकता है आपको पीपीटी में 1-2 वर्ड या फिर 3-4 वर्ड हों, बुलेट पॉइंट में आप उसको एक्सप्लेन करिए, तो वो ज़्यादा आसान है। और बी कॉन्फिडेंस, जब आप प्रेजेंट करें तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई स्टोरी सुना सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं और यहाँ पे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि रिलेट टू ए रिसेंट इवेंट, अगर हाल ही में कोई इवेंट हुआ है, कोई भी घटना घटी है तो उससे आप रिलेट करेंगे एग्जाम्पल के दौरान, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यहाँ पे बोला सकता है कि स्टेट द फैक्ट दैट इज ट्रबलिंग, अम्यूजिंग एंड रिमार्केबल। कुछ ऐसे फैक्ट रख सकते हैं जो उनको परेशान करे, कुछ सोचने के लिए विवश करे, या फिर उनको थोड़ा सा प्रसन्न कर सके, या फिर उनको उस मोमेंट को यादगार बना पाए। तो कुछ ऐसे फैक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। और यहाँ पे कुछ ह्यूमर, कुछ सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें एक इफेक्टिव या फिर कहें ऑडियंस को इंटरेस्ट को बनाए रखती हैं ड्यूरिंग द होल प्रेजेंटेशन। तो कुछ ऐसे बातें थी साथियों। और यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक आ जाता है, वो होता है इंटरपर्सनल एंड इम्पर्सनल। ये क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के जो टाइप है साथियों, इसको आप थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको भी आसानी हो एग्जाम में राइट डाउन करने की। तो कुछ नहीं, आपके 10 मार्क्स में भी आ सकता है और ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि कौन कौन ये टाइप क्या क्या होते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग बिटवीन 2 और मोर पीपल थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल में क्या होता है कि हम, क्योंकि कम्युनिकेशन है तो आपको आइडिया तो शेयर ही करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये भी वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। यहाँ पे हम अपने इन्फॉर्मेशन, आइडिया, फीलिंग को 2 से अधिक लोगों तक शेयर ही करते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एडवांटेज क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं दिस फॉर्म कम्युनिकेशन इज एडवांटेजियस बिकॉज डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक इज पॉसिबल, इफ डाउट अकर्स इट कैन बी इंस्टेंटली क्लैरिफाइड। जैसे मैं पहले ही बता चुका, इंटरपर्सनल आपको यहाँ पे पिछले प्रेजेंटेशन में पिछले पार्ट में मैं डिस्कस किया था, तो उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बता सकती हूँ, यहाँ पे जो इंटरपर्सनल होता है उनके द्वारा हम अवेयर होते हैं, जो जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनको हम आइडिया अपना शेयर कर रहे हैं, उनसे हम अवेयर होते हैं कि ये कौन हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इम्पर्सनल, इसको हम इंटरपर्सनल भी वहाँ पे बोल लेते हैं। तो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, यहाँ आप जो जिससे हम बोलने वाले आप उससे पर्सनली आपको यहाँ पे इन दिस टाइप कम्युनिकेशन यू डू नॉट पर्सनली नो द पर्सन हु यू आर स्पीकिंग टू, जिससे बात करें आप उसको नहीं जानते। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो पीपल हैं उनसे हम इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर कुछ एक उनका कोई रोल है वहाँ पे, इसलिए वो हम वहाँ पे उनको इस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझाएं, तो आप कहीं पे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं या फिर यहाँ पे जो आप समझते हैं, जो आप जब जाते हैं आप मॉल में गए, जहाँ पे आपके बिल कटते हैं, बिल आप देते हैं, आप बिल पेमेंट करते हैं, तो आप जो लोग होते हैं वो आप कुछ देर के लिए उनसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो आपके साथ वो पर्सनली तो इंटरेक्ट नहीं सकते, आप उनसे पर्सनली इमोशनल से जुड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार वहाँ पे क्या होता है, वो इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। वहाँ पे सिर्फ एक आपको एक रोल होता है, आप उसके द्वारा वहाँ पे उसके दौरान आपसे उस रोल के हिसाब से आप वो आपसे ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ बोला गया कि जैसे यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, एक कस्टमर से जैसे वो ट्रेड करते हैं, उनका कमीशन क्या होता है, वो इम्पर्सनल होता है, सिर्फ वो काम के लिए होता है। द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल एंड सुपरफिशियल कवरिंग ओनली नेसेसरी टॉपिक्स। वहाँ पे जैसे आपको बिल का पेमेंट करना है तो आप सिर्फ उतना ही बोलेंगे, हाँ ये बिल दिखाइए, उन्होंने आपका बिल चढ़ाया, आपने पेमेंट किया, बस उतना ही। आपको कुछ टॉपिक्स होते हैं सिर्फ उन्हीं पे बात होनी है, उससे ज़्यादा बात नहीं होनी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इज मोस्ट कॉमन इन बिजनेस वेयर अ पर्सनल रिलेशनशिप एंड इमोशन आर नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पे हमको कोई पर्सनल रिलेशनशिप और इमोशन से हमको बात कोई लेना देना नहीं है, तो लगभग बिजनेस में यही सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे इम्पर्सनल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक कॉमन चीज़ें होती हैं। तो ये साथियों कुछ थी जो हमको पार्ट 2 में बात करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और हमारे आगे की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट और वीडियोज़ की प्लेलिस्ट यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी गई है, और उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।